हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो जेई मेल की सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हुए हैं और इसी सीरीज़ में आज हम अगला जो टॉपिक लेके आने वाले हैं फिजिक्स में वो है एनएलएम। तो एनएलएम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस एडवांस लेवल पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मास एम ईच आर टाइड एट द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग। तो ये 2 पार्टिकल्स हैं और लाइट स्ट्रिंग के एंड्स पे बंधे हुए हैं, है ना, जिसका लेंथ हमें 2a दिया हुआ है। और ये पूरा सिस्टम एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है विद द स्ट्रिंग हेल्ड टाइट है ये स्ट्रिंग, मतलब लूज नहीं है। और ईच मास इज एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर से दोनों ए डिस्टेंस पर है, ये हमें बोला गया है। फिर उसके बाद बोला गया है नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम वर्टिकली ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब यहाँ से कोई इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचने लग गया है ना, वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्मॉल बट कांस्टेंट फोर्स एफ। ये एफ जो है कांस्टेंट है, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसको ऊपर खींचेंगे तो ये पार्टिकल्स पास आएंगे, तो मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सरफेस, है ना। ये हमें दिया गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 2x। तो इनिशियल सेपरेशन इन दोनों के बीच में 2a था, तो अब पूछा गया है कि जब दोनों के बीच का सेपरेशन 2x रह जाएगा उस इंस्टेंट पर दोनों के बीच में दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमें बताना है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो चलते हैं, ट्राई करते हैं कैसे करना होगा इसे, है ना। तो जैसे यहाँ पे पहले ये दोनों पार्टिकल्स आपके आ गए 2x डिस्टेंस पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद ये फोर्स, ये वाला पॉइंट जिस पे फोर्स लगाया गया था वो कुछ ऊपर चला गया होगा, तो ये कुछ ऐसे हो गया होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो अभी भी कितना रहेगा, ए और ए, क्योंकि रस्सी का लेंथ फिक्स है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, x इंटू एक्स और x, ये भी x, और यहाँ से आपने फोर्स F ऊपर लगा रखा है। तो फोर्स ऊपर लग रहा है, ये पॉइंट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन दोनों पार्टिकल जो कि ग्राउंड पर रखे हुए हैं दोनों इस तरफ मूव कर रहे होंगे। तो मान लिया ये A1 से मूव कर रहा है तो ये भी A1 से मूव कर रहा होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो हमें इसी A1 का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ओके ना। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखें तो रस्सी में एक टेंशन होगा T ऐसे, तो T का एक जो कंपोनेंट इधर आएगा यही कंपोनेंट इसको इधर मूव करा रहा होगा। दोनों पार्टिकल के लिए सेम है, तो मैं किसी भी एक पार्टिकल को लेकर सॉल्व कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो T का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा T cos थीटा, ओके ना। तो T cos थीटा इसको मूव करा रहा होगा, तो T cos थीटा इक्वल टू ma1। तो a1 कितना हो गया हमारे पास, T cos थीटा बाई m के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन यहाँ पर T अभी अननोन है, तो T भी मुझे निकालना है। तो T कैसे निकालें, तो इस पॉइंट की बात अगर हम देखें तो इस पॉइंट का कोई मास नहीं है, तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स ma, मास अप्रोक्सीमेटली 0 मानते हैं हम रस्सी का। तो इस पॉइंट का मास अगर नेग्लिजिबल है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे T इस पर इधर लग रहा होगा पॉइंट पर, ये T इधर लग रहा होगा। तो T का दोनों का ये वाला कंपोनेंट वो किसको बैलेंस करेगा, F को, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। और ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं T के ये तो आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा, तो T का इधर कंपोनेंट आएगा T साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ से भी सेम कंपोनेंट, तो टोटल कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में 2T साइन थीटा। तो इस वाले पॉइंट का अगर हम देखें तो ऊपर लग रहा है F फोर्स, नीचे लग रहा है 2T साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ F इक्वल टू 2T साइन थीटा। तो यहाँ से T का वैल्यू मेरे पास आ गया F/2 साइन थीटा। अब ये वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे A1 का वैल्यू निकालना है, T का वैल्यू नहीं निकालना था। T आ चुका है हमारे पास, तो ये F का वैल्यू, T का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो A1 हमारे पास हो जाएगा T का वैल्यू हो गया F/2 साइन थीटा, इधर आ गया cos थीटा बाई m, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास F/2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा हमारे पास cot थीटा के इक्वल, और नीचे ये m, ओके। अब cot थीटा कैसे निकालें, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम cot थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। तो cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा F/2m इंटू कॉट थीटा। तो cot थीटा हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया x और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं इस डिस्टेंस को, a² माइनस x² रूट। तो ये डिस्टेंस हो गया a² माइनस x² रूट।
तो यही हमारा आंसर भी होना चाहिए, क्योंकि हमसे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन पूछा था जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आ रहा है। ओके ना, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें f/2m x/√a² - x², तो ये ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली यहाँ पर मैच हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है। अ पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन, XY प्लेन में मूव कर रहा है यहाँ पे एक पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में दिया हुआ है उस पार्टिकल का, है ना, वेक्टर फॉर्म में, वेयर A एंड K आर सम कांस्टेंट, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल बताना है। तो मोमेंटम तो हमें यहाँ दिया हुआ है, अब मुझे फोर्स निकालना है। अब मोमेंटम दिया हुआ है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या होता था, हम लोग जानते हैं। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं सेकंड लॉ से, इसको हम लिख सकते हैं F = dp/dt, और P हमें दिया हुआ है। तो P का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँगा तो मुझे फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास A cos kt, ये i कैप के अलॉन्ग है, माइनस साइन kt, ये j कैप के अलॉन्ग, है ना। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास A के, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो साइन kt आई कैप, ये डिफ्रेंशिएशन के बाद, और माइनस तो हम एक बाहर ले ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस kt जे कैप। तो ये हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ गया। अब ये फोर्स है हमारे पास और ये मोमेंटम, और इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना है तो कॉस थीटा हम क्या लिखते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए A.B/AB। तो A.B मैं पहले निकाल लेता हूँ, है ना, कॉस थीटा, उसके लिए बाद हम चेक कर लेंगे A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। तो A.B मतलब F.P, मैं पहले ये निकालता हूँ। तो F.P, इनका डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो -A के × A, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos kt sin kt, है ना। तो ये आ गया cos kt sin kt। ऐसे ही इनका मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट में ये हो जाएगा माइनस साइन kt cos kt। ओके, तो देख सकते हैं ये टर्म्स क्या हो गई, दोनों आपस में कैंसिल। तो F.P यहाँ पे क्या आ गया, 0 ही आ गया, और 0 का मतलब cos थीटा भी 0 आएगा, और cos थीटा 0 का मतलब थीटा यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन या फोर्स वेक्टर है एंड मोमेंटम वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन मीन्स एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, अ पीस ऑफ वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। तो जो वायर था वो इस पैराबोला की शेप में बना दिया गया है ना। और वाई एक्सिस वर्टिकल है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और उस वायर के अंदर हमने एक बीड मतलब मोती डाल दिया है जिसका मास m है। बीड कैन स्लाइड ऑन द वायर विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। इट स्टेज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला व्हेन द वायर इज एट रेस्ट। तो ये वायर कुछ ऐसा होगा पैराबोला, और जो बीड है वो इसके लोवेस्ट पॉइंट पर रेस्ट पर रहता है नॉर्मली, है ना, क्योंकि वर्टिकल है तो ग्रेविटी की वजह से लोवेस्ट पॉइंट पे आके रुक जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है। द वायर इज़ नाउ एक्सेलेटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वायर को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कराना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे ये वायर को एक्स एक्सिस के पैरेलल कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से हमने मूव कराना स्टार्ट कर दिया। द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द बीट वेयर द बीट कैन स्टे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वायर फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो जब ये इधर जाएगा, है ना, तो ये पूछा कि अपना जो बीट है ये बीट किस जगह पे वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो ये हमारे पास वायर था, बीट यह इनिशियली यहाँ पर था, इसको हमने इधर एक्सेलेरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो विद रिस्पेक्ट टू वायर देखेंगे तो बीट पर एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में। स्यूडो फोर्स के से ये बीट जो होगा वो इस वायर पे राइज करना स्टार्ट करेगा, और कहीं यहाँ पे आके मान लेते हैं रेस्ट पे आ जाता है। तो स्यूडो फोर्स तो पीछे लग रहा होगा उस इंस्टेंट पे, m × a, मास तो बीट का, एक्सेलेरेशन वायर का, और mg यहाँ पे वर्टिकल है तो mg नीचे लग ही रहा होगा,
प्लस नॉर्मल फोर्स वायर के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे लग रहा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये यहाँ पे अगर रेस्ट पे है और हमने वायर के फ्रेम में देख रहे हैं तो वायर खुद रेस्ट पे आ गया होगा, एक्चुअल में रेस्ट पर नहीं है, वायर के फ्रेम में वायर रेस्ट पर है, इसलिए हमने ये स्यूडो फोर्स यहाँ पर लगाया है। ओके ना। तो अगर ये यहाँ पर रेस्ट पर है तो इस वायर के अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में एम ए का एक कंपोनेंट ये आएगा, ऐसे एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो ये बीट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो नॉर्मल तो यहाँ परपेंडिकुलर है तो उसका तो कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आना ही नहीं है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो बीट वहीं पर वायर के फ्रेम में रेस्ट पर आ जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है जो टेंजेंट बना रहा होगा इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ से एम ए का इधर कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस थीटा, और एम जी के लिए देखेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा वायर के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो एम ए कॉस थीटा बैलेंस कर लेगा एम जी साइन थीटा को। तो यहाँ से हम देखें तो टेन थीटा मुझे मिल जाता है ए बाई जी के इक्वल, है ना। अब टेन थीटा मुझे तो यहाँ पर वाई का हाइट निकालना है, तो मैं टेन थीटा कैसे देखूँ, तो टेन थीटा एक्चुअल में क्या होगा, इसका स्लोप दे रहा होगा इसे, तो ये यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो टेन 180 माइनस थीटा यहाँ पे स्लोप हो गया, और किसी कर्व के लिए स्लोप मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, और वाई हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर, तो डी के एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 2 kx, ठीक है। तो ये हो गया 10 180 माइनस थीटा मीन्स माइनस टेन थीटा, बट यहाँ तो मुझे टेन थीटा का वैल्यू रखना है, तो टेन थीटा का वैल्यू मैंने वहाँ रखा, तो वो जाएगा इस वाली इक्वेशन में माइनस 2kx इक्वल टू ए बाई जी। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x कितना हो गया, x हो गया a बाई 2kg विथ माइनस साइन। तो माइनस तो ये बता रहा है कि वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे चला गया है, और मुझे तो ये हाइट y निकालना है ना। हाइट नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है, वेयर द बीट कैन स्टे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वायर फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, मतलब ये, तो ये एक्चुअल में x ही हो गया, और x का वैल्यू तो हम निकाल चुके, कितना, a बाई 2kg, और माइनस साइन ये बताया कि वो लेफ्ट साइड में होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो a बाई 2kg, ये सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा, ये ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पर थीटा एंगल पर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, और टेन थीटा बोला गया है ग्रेटर देन म्यू, मतलब ये जो इंक्लाइन का एंगल है वो म्यू से ज़्यादा है। तो ये एंगल ऑफ रिपोज जिस पर ब्लॉक फिसलना स्टार्ट करता है उससे ज़्यादा बड़ा एंगल है, तो अगर ये ब्लॉक अकेला रखा होगा, कोई और दूसरा फोर्स ना लगाए, तो ये फिसलेगा ही फिसलेगा नीचे की तरफ। तो इसको रोकने के लिए आपने एक फोर्स यहाँ से P इस पर अप्लाई किया हुआ है, ओके ना, पैरेलल टू द प्लेन, है ना। P फोर्स हमने लगा दिया है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप, जो फोर्स ऊपर लग रहा है इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेना है। एज P इज़ वेरिड फ्रॉम, P का वैल्यू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से लेकर इस वैल्यू तक वेरी कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स F वर्सेस P ग्राफ हमें बताना है कैसा दिखेगा, ओके ना। तो देखते हैं हम, तो P तो ऊपर ही लगना है, ये तो फिक्स है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को ऊपर ही मान लेता हूँ और ये स्लिप नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक ही रहेगा, ओके। P भी ऊपर की तरफ लग रहा है, mg लग रहा होगा यहाँ पर, तो mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। ये P अपना ऊपर की तरफ लगेगा, और mg का इधर कंपोनेंट हम क्या लिखते हैं, mg साइन थीटा, ठीक है। नॉर्मल इधर लग रहा होगा लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है इस डायरेक्शन में रोकने के लिए, और इधर mg कॉस थीटा, तो नॉर्मल तो इसको बैलेंस कर लेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब ये रुका हुआ है, तो ये तीनों फोर्स भी आपस में क्या होना चाहिए, इंक्लाइन के अलोंग कैंसिल हो जाने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ P प्लस एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से एफ एस जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हो गया एम जी साइन थीटा माइनस P। तो एम जी साइन थीटा तो कांस्टेंट है और P वैरी कर रहा है ना। तो P वैरी कर रहा है, यहाँ पे P के साथ आपको देखना है। तो ये एक्चुअल में किस टाइप की इक्वेशन हो गई, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो x तो यहाँ पे P हो गया और स्लोप हो गया नेगेटिव, मतलब
कि ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शंस में चेक करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, तो हमें कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, केवल ए वाला ऑप्शन ही ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन है और जिसका स्लोप नेगेटिव है। तो ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें बोला गया लार्ज रोप हैविंग लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। ये रोप है ना, और लार्ज है, बहुत बड़ी है, तो इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है जो कि कांस्टेंट है, इज बीइंग पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर लगा के इसको खींचा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स सो दैट लोअर पोर्शन ऑफ द रोप, तो लोअर पोर्शन तो क्या रहेगा, रेस्ट पर रहता है, और अपर पोर्शन इसके साथ यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, है ना, एज शो इन द फिगर। तो वैल्यू ऑफ फोर्स हमें बताना है कितना होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, जो भी होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इनिशियली मान लो ये रोप कुछ ऐसे पड़ा हुआ था, है ना, सिंपल, आगे इन्फाइनाइट तक है लॉन्ग। फिर आपने इसको उठा के खींचना स्टार्ट कर दिया एफ फोर्स, तो किसी टाइम टी तक ये कुछ उठ के ऐसे यूँ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये एफ फोर्स, और इसको वेलोसिटी है हमारे पास v। तो देखा जाए तो टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट कितना चल चुका होगा, vt, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड हमें क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, कितना दिया हुआ है, v, है ना। तो vt के बराबर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो चुका होगा टी टाइम में। तो ये पूरा डिस्टेंस vt है, तो ये आधा ऊपर और आधा नीचे ग्राउंड पर रहेगा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, vt/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो इतने पोर्शन का मास कितना हो जाएगा उस इंस्टेंट पे, लैम्डा इंटू लेंथ, और लेंथ कितना आया यहाँ पर, vt/2 के इक्वल। तो अब इसका अगर मोमेंटम लिखूँ, जो ये पार्ट मूव कर रहा है केवल उसका, तो मोमेंटम लिखा जाता है m इंटू वी। तो स्पीड पूरे पार्ट का v है, m कितना हो गया हमारे पास, लैम्डा vt/2 इंटू वी, ये मोमेंटम हो गया। लेकिन पूछा हमसे क्या है, फोर्स। तो सेकेंड लॉ से हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, dp/dt। तो dp/dt करेंगे यहाँ से, तो लैम्डा v²/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। तो फोर्स हो गया हमारे पास लैम्डा v²/2। तो ये फोर्स का वैल्यू है जिससे कि इस रोप को खींचा जा रहा होगा। ओके, तो आंसर चेक कर लेते हैं हमारा। तो लैम्डा v0², 2 लैम्डा v0²/2। तो देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या बोला है यहाँ पर, इन द शोन डायग्राम देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन 2m एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो 2m और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, वाइल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2m एंड m इज म्यू। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के इक्वल दिया हुआ है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ए अल्फा, ये वाला, सो डैट देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन 2m एंड m, मतलब इन दोनों के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें मैक्सिमम एंगल बताना है, किसका, अल्फा का वैल्यू हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे होंगे, है ना, ये तो m है और ये वाला 2m है। क्लियर। तो मान लेते हैं कि ये इस इंक्लाइन पे a एक्सेलेरेशन से फिसलना स्टार्ट कर देता है, एंगल अल्फा ही अज्यूम कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा सिस्टम पे, पूरे ये पूरे को एक ही सिस्टम मान लिया, तो नीचे लग रहा होगा फोर्स 3mg। तो 3mg का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 3mg साइन अल्फा के इक्वल, और ये इसको इधर एक्सेलेरेट कराएगा क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पर, नॉर्मल इधर होगा तो उसका कोई कंपोनेंट आना नहीं है। तो 3mg साइन अल्फा ये हो जाएगा 3m इंटू ए के। तो 3m से 3m कैंसिल, तो एक्सेलेरेशन आ गया g साइन अल्फा। तो अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन इतना होना चाहिए। ओके, तो अब ये नीचे आ रहा है। अब ऊपर वाले ब्लॉक को देख रहे हैं हम 2m के रेस्पेक्ट में, तो ये स्लिप नहीं करना चाहिए। तो 2m वाला ब्लॉक तो खुद के लिए अगर इसको हम माने तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, और ये m, तो इस पर एक तो नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, नीचे क्या लग रहा होगा mg, प्लस विद रेस्पेक्ट टू 2m देख रहे हैं
तो 2m के रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स भी लगेगा क्योंकि ये एक्सीलेट हो रहा है ए से, और सूडो फोर्स लगता है एक्सीलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर सूडो फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में। कितना लगेगा, मास तो इस ब्लॉक का लेकिन एक्सीलेशन इसका मतलब ए, तो ये हमारे पास लग गया। अब ये बोला ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। तो एम ए का एक कंपोनेंट तो आएगा इस तरफ, कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल अल्फ़ा था, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एम ए साइन अल्फ़ा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम ए कॉस अल्फ़ा के इक्वल। तो एम ए कॉस अल्फ़ा इसको इधर स्लिप कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों स्लिप नहीं हो रहे हैं, तो ये रुका हुआ है तो ये भी रुका रहना चाहिए, तो इसको ये जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इसको रोक लेगा। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ अगर इसने इसको बैलेंस किया हुआ है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बराबर हो जाएगा किसके, एम ए कॉस अल्फ़ा के, ताकि ये मूव ना करे इसके ऊपर। क्लियर। प्लस अब एफ एस जो है हम जानते हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू से हमेशा कम रहेगा, तो एफ एस विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एल। तो एफ एस का वैल्यू हो गया हमारे पास एम ए कॉस अल्फ़ा, और एफ एल कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लिखते हैं म्यू इंटू एन नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा इस केस में, नॉर्मल प्लस एम ए साइन अल्फ़ा इक्वल टू एम जी। तो मैं नॉर्मल का लिख सकता हूँ एम जी माइनस एम ए साइन अल्फ़ा, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है विद रेस्पेक्ट टू 2m। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम ए कॉस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन हो गया हमारे पास एम जी माइनस एम ए साइन अल्फ़ा के इक्वल। ओके, और ए का वैल्यू तो हमें पता ही है कितना है, जी साइन अल्फ़ा के इक्वल। तो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू भी लिख देता हूँ, पहले इसको एक साथ ले आता हूँ। तो ये एम ए कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। ओके ना, और हमें यहाँ पे निकालना था अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है जिसके लिए स्लिप ना करें। तो यहाँ पे ए का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जी साइन अल्फ़ा, तो एम इंटू जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखें इक्वेशन बन गया हमारे पास एम जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी के इक्वल। एम से एम तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू म्यू। इसको आगे सॉल्व करेंगे, जी तो कैंसिल हो चुका है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू म्यू और इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू म्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो म्यू इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर से साइन अपॉन कॉस टेन अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू म्यू, तो यहाँ से अल्फ़ा हो गया लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, मतलब जो अल्फ़ा है वो इस वैल्यू से कम होना चाहिए, तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, यही इसके लिए क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो टेन इनवर्स म्यू, सो दिस विल बी द अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम। तो ये चेन है, मास एम का लेंथ एल इज अटैच्ड विद द वर्टिकल वॉल सो दैट एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज रेस्टिंग ओवर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, आधा इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज हैंगिंग, तो आधा पार्ट हैंग कर रहा है एयर में। इफ़ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट पी पर, तो ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से, ओके ना, ये हमें दिया हुआ है। देन फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द चेन, तो इस बचे हुए पार्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमें बताना होगा कि कितना लग रहा है। तो चलिए ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ओके ना।
तो ये चेन कुछ ऐसे, आधा पार्ट तो सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पे, बाकी का आधा पार्ट ऐसे हैंग कर रहा है, और यहाँ पे जो टेंजेंट है वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो इस पार्ट पे टेंशन है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंजेंशियली, है ना। तो टी का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा। तो ये जो पार्ट रफ सरफेस पे रखा हुआ है, इसका वेट तो ये रफ सरफेस बैलेंस कर रही होगी। तो इतने पार्ट का जो वेट है, इस पार्ट का, आधे पार्ट का, वो कौन बैलेंस कर रहा होगा? टी का ये कंपोनेंट। तो टी का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास? ये वाला एंगल इसका 37 है, तो ये भी 37, तो ये हो जाएगा टी कॉस 37, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन 37। तो टी कॉस 37 इस बचे हुए पार्ट को बैलेंस कर रहा होगा। और इस पार्ट का मास कितना है? mg/2, क्योंकि आधा पार्ट ही हैंग हो रहा है, और ये तो इसको बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो mg/2 को बैलेंस किया हुआ है किसने? टी कॉस 37 ने। तो यहाँ से हमारे पास टी का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ जाएगा? टी हो जाएगा mg/2 cos 37, और cos 37 हो जाता है हमारे पास 4/5, तो ये हो गया 5 mg/8, है ना। तो ये टी का वैल्यू आ गया टेंशन का। बट हमसे पूछा है इस वाले पार्ट पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। तो इस वाले पार्ट पे जो फ्रिक्शन है वो इसको इधर फिसलने से रोक रहा होगा, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, स्टैटिक, है ना। और यहाँ से देखें तो टी इधर लगा, तो ये वाला जो टेंशन है वो भी इसी को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला फोर्स ही इसको, यहाँ पे जो फोर्स है वही इसको बैलेंस कर रहा होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो टी साइन 37 है वही आपको क्या दे रहा होगा? फ्रिक्शन दे रहा होगा, जो इस वाले पार्ट पर लग रहा होगा, और वही इस पार्ट को स्लिप होने से रोक रहा है। तो टी का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, कितना है हमारे पास? 5 mg/8, तो 5 mg/8 इंटू साइन 37 इक्वल टू Fs। तो यहाँ से ये जो फ्रिक्शन है इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5 mg/8 इंटू साइन 37। साइन 37 हो गया हमारा 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 mg/8 के इक्वल। तो ये वो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा जो इस वाले पार्ट पर लग रहा होगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर हम देखें यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन 3 mg/8 यही मैच हो गया। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट ऑल द सर्फेसेस आर 0.2। तो कोई भी सरफेस ले लो, इन दोनों के बीच में या ग्राउंड और इसके बीच में, इनके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो हमें कितना दिया हुआ है? 0.2 के इक्वल दिया हुआ है। मासेस ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 5 एंड 10 kg, इसका 5 kg, इसका 10 kg, दोनों का मास हमें दिया हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स F, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स F लगा दिया गया यहाँ पर ऑन 5 kg ब्लॉक, है ना। इफ़ F1 इज फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन 10 kg ब्लॉक बाय द ग्राउंड, तो ग्राउंड जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा 10 kg वाले ब्लॉक पर, उसको यहाँ पर F1 से डिनोट किया गया है। तो अब बताना है कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो पहला बोला गया डायरेक्शन ऑफ F1, जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा ग्राउंड किस पर? 10 kg पर। F1 रिमेन्स अनचेंज्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स F। F का वैल्यू कुछ भी हो तो ये बोला कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए 10 kg वाले ब्लॉक पर। तो अगर मैं स्टार्टिंग में देखूँ, मैंने बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाया F, है ना, तो ये 5 kg वाला ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, और 80 में टेंशन तभी आएगा जब 80 थोड़ा सा एलोंगेट होगी, तो उसके लिए 10 kg को 5 kg को खिसकना पड़ेगा, और वो तब तक नहीं खिसकेंगे जब तक कि फ्रिक्शन उनको बैलेंस कर लेगा। तो अगर थोड़ा सा ही फोर्स लगाया है मैंने, तो 80 में टेंशन तो आना ही नहीं है, क्योंकि नीचे वाला फ्रिक्शन इसको इधर से बैलेंस कर लेगा। क्लियर ना? लेकिन मैं फोर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो ये कोई भी फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा, और ये ब्लॉक तो चलेगा इधर, ये ब्लॉक चलेगा इधर, तो ये ब्लॉक जब आगे जाएगा तो जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है वो इस वाले ब्लॉक पर पीछे लगने लग जाएगा। तो दिख ही रहा है, कम फोर्स लगाया था तो फ्रिक्शन आगे लग रहा था, ज़्यादा फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो जो पहला ऑप्शन बोला गया है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो वो यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा बोला गया है डायरेक्शन ऑफ F1 चेंजेस बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये तो अभी हम देख ही चुके, कम फोर्स होगा तो फोर्स डायरेक्शन की तरह है आगे की तरफ, ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो डायरेक्शन की तरह है पीछे की तरफ। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बोला है कि अगर F का वैल्यू, ये जो फोर्स है F, इसका वैल्यू 100 न्यूटन है,
तो एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक कितना होगा, दोनों ऑप्शन ऐसे ही है, तो इनमें से जो भी अगर कोई ऑप्शन सही होता है तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि एक्सेलेरेशन कितना आएगा अगर फोर्स का वैल्यू F का वैल्यू 100 न्यूटन हमें दिया गया है। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। तो ये आपके पास 5 kg वाला ब्लॉक, ये 10 kg वाला ब्लॉक, ये ऐसे पुली पे से घूम के इधर इस पे जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये दीवार से बंधा हुआ है। इधर से आपने फोर्स लगा दिया F जिसका वैल्यू कितना है 100 न्यूटन। तो अब मैं यहाँ पे अगर फ्रिक्शन का वैल्यू देखूँ तो मूव करेगा या नहीं करेगा, तो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लेता हूँ सभी सरफेसेस पे। तो इस वाली सरफेस पे FL1, इस वाली सरफेस पे FL2 लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो FL1 कितना हो जाएगा म्यू इंटू इतने पार्ट का नॉर्मल यहाँ पे, तो इसका ही वेट लगेगा ओनली, तो म्यू का वैल्यू है 0.2 और इतने इस वाले पोर्शन पर सरफेस पर जो वेट है 5 kg का वो कितना हो जाएगा 5g। तो ये हो गया हमारे पास 10 न्यूटन के इक्वल, है ना। ऐसे ग्राउंड और 10 kg ब्लॉक के बीच में FL2 लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.2 इंटू नॉर्मल, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा क्योंकि सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है तो केवल वेट की वजह से आएगा, तो इन दोनों का वेट लग रहा होगा इस वाले सरफेस पर, तो टोटल मास हो गया 5 + 10 15 kg, तो 15 इंटू जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 न्यूटन के इक्वल। अब मान लेते हैं कि ये बड़ा फोर्स है, तो 30 और 10 तो बहुत छोटे लग रहे हैं, तो ये फोर्स इसको मूव करा सकता है, तो 5 kg इधर जाएगा, तो 5 kg इधर जाएगा, तो 5 kg वाले पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ लग जाएगा, है ना, FL1। तो इस पर इधर लगा तो 10 kg वाले पर FL1 आगे लग जाएगा, लेकिन फिसलने लग जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा F के इक्वल, काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल, है ना। तो F1 पीछे लग गया, प्लस ये आगे जाएगा तो ये आगे जाएगा इस तरफ, ये इधर जाएगा 5 kg वाला, तो इसको इधर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसका एक्सेलेरेशन अगर A है तो इसका भी इधर की तरफ A हो जाएगा, तो ये A से इधर जाएगा, तो ये A से इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो ये वाला फ्रिक्शन इस पर ग्राउंड से इस डायरेक्शन में लगेगा काइनेटिक F2, जो इसका वैल्यू FL2 के बराबर ही हो जाएगा। तो ये तो 10, ये 30, ये कितना हो गया 10, इधर से आपका लगा 100 न्यूटन, यहाँ से टेंशन T और इस पर भी टेंशन T। तो दोनों के लिए इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ। तो 5 kg वाले के लिए क्या लिखूँगा, T प्लस इधर मूव कर रहा है, तो 100 माइनस T माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू A, पहला इक्वेशन। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 90 माइनस T इक्वल टू 5 इंटू A, है ना, ये पहली इक्वेशन। ऐसे 10 kg वाले के लिए तो T माइनस 10 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 30 इक्वल टू 10 इंटू A। तो इसको सेकंड इक्वेशन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो T माइनस 40 इक्वल टू 10A। तो T और A दो अननोन, दो इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब मुझे निकालना है एक्सेलेरेशन, तो मैं T को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेता हूँ। तो दोनों को ऐड किया तो फर्स्ट प्लस सेकंड कितना हो जाएगा, T से T कैंसिल, 90 माइनस 40, ये 5A प्लस 10 है ना, ऐड करने के बाद तो ये हो गया 90 माइनस 40 हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 15A। तो यहाँ से A का वैल्यू आ गया 50/15, ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन फॉर बोथ द ब्लॉक्स। क्लियर। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 10/3 आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में, है ना। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2 और 3 दो आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया गया है। फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर स्ट्रिंग्स एंड पुली आर आइडियल। आइडियल मतलब उनका मास को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न रिपीट्स टिल इन्फिनिटी। तो ये जो सिस्टम है ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है ना, फिक्स मैनर में। तो मास हर बार डबल हो रहा है, m 2m 4m 8m। ओके। द टेंशन इन द स्ट्रिंग 1, तो ये बोला है स्ट्रिंग 1 में कितना टेंशन होना चाहिए, तो ये हमें देखना है। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर मैं टेंशन T मान लेता हूँ तो ये भी T रहेगा, तो इधर कितना हो जाएगा T/2 T/2, इधर कितना हो जाएगा T/4 T/4। ओके ना। तो ये सीक्वेंस आगे बनता चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा T/8, ये भी T/8। ठीक है। तो एक सीक्वेंस यहाँ बनता जा रहा है। इसका एक्सेलेरेशन मैंने मान लिया ऊपर A1,
इसका एक्सेलेरेशन मान लिया मैंने यहाँ a2, इसका मान लिया a3 एंड सो ऑन। तो इसके लिए देखें तो नीचे क्या लग रहा है mg, इस पे नीचे लग रहा होगा 2mg, इस पे नीचे लग रहा होगा 4mg। ओके ना। तो मैं पहले m वाले का अगर इक्वेशन लिखूँ तो क्या बन जाएगा इक्वेशन मेरे पास, t माइनस एम जी इक्वल टू m a1। तो यहाँ से a1 आ गया मेरे पास, कितना आ जाएगा, t माइनस एम जी बाई एम। ऐसे a2 के लिए तो 2mg t माइनस t बाई टू माइनस 2mg इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m a2। तो यहाँ से a2 का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास t बाई टू माइनस 2m अपॉन 2m, या मैं इसको लिख सकता हूँ कितना हो जाएगा t माइनस 4m अपॉन 4m। ठीक है। ऐसे a3 वाले के लिए t बाई 4 माइनस 4mg, तो t बाई 4 माइनस 4mg इक्वल टू 4m इंटू a3। तो यहाँ से ये a3 का वैल्यू आ जाएगा t बाई 4 माइनस 4mg बाई 4m। तो ये हो गया t माइनस 16mg अपॉन 16m। तो इस तरीके से हम बाकी एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं। अब ये पुली सिस्टम है, तो पुली सिस्टम के लिए इन्फाइनाइट तक ज़्यादा ही है, तो हमें पता है कि नेट वर्क डन बाय ऑल टेंशन फोर्सेस विल बी 0, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, तो वही कांस्टेंट रिलेशन भी, कांस्टेंट रिलेशन बोल सकते हैं हम इसको। तो अगर वो मैं यहाँ लगाता हूँ, है ना, तो वर्क डन वाले से हम इसको कर लेते हैं टेंशन वाले फोर्स से। तो वो हो जाएगा हमारे पास T इंटू A1, है ना, इसके ऊपर तो T इंटू A1 पॉजिटिव वर्क डन, इसके लिए हो जाएगा T बाई टू इंटू A2, तो T बाई टू इंटू A2 देन T बाई 4 इंटू A3 एंड सो ऑन। तो टोटल वर्क डन जो कांस्टेंट रिलेशन में हम देखते हैं वो कितना आता है 0 के इक्वल। ओके, तो अब यहाँ पे A1 A2 A3 का वैल्यू रख देते हैं और T तो कॉमन आके सब में किधर चला जाएगा 0 में। तो इक्वेशन बन जाएगी A1 प्लस A2 बाई 2 प्लस A3 बाई 4 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। तो A1 का वैल्यू आया था हमारे पास T माइनस एम जी बाई एम, तो T माइनस एम जी बाई एम। ये A2 का वैल्यू आया था हमारे पास T माइनस 4m बाई 4m, तो T माइनस 4m बाई 4m और 2 पहले से ही है तो 8m हो जाएगा। ओके ना। फिर A3 का वैल्यू आया था हमारे पास T माइनस 16mg बाई 16m, T माइनस 16mg बाई 16, तो इंटू 4 पहले से ही है तो 64mg। ऐसे ये सीक्वेंस आगे चलता चला जाएगा। तो मैं T वाली टर्म्स को अलग कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये mg था यहाँ पर, तो m तो समय कॉमन आके ये mg नहीं है, तो T कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 1/8 प्लस 1/64 एंड सो ऑन, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर माइनस g, तो ये 1, ये कितना बचेगा 1/2 4/8, है ना, 1/2 16/64 कितना हो गया 1/4 एंड सो ऑन, तो इक्वल टू 0। तो ये मैं इधर ले आऊँगा तो इक्वल आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है क्या बन रहा है इन्फाइनाइट GP, तो इनका सम हम जानते ही है। तो T सम क्या हो जाएगा A अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना आ रहा है यहाँ पे 1/8 कॉमन रेशियो, तो 1/8। ऐसे ये भी इन्फाइनाइट है, तो 1 पहला टर्म अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना यहाँ पे हाफ, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8/7 और ये हो जाएगा 2g, तो 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ से T का वैल्यू आ गया हमारे पास 7g/4, और T ही हमसे पूछा गया था पहला स्ट्रिंग के अंदर फोर्स, तो पहली स्ट्रिंग में 7mg/4 मीन्स सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है, क्या बोला गया है, इन द सिस्टम शोन थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब उसकी लंबाई में चेंज नहीं होगा, masses of the thread and that of pulleys are negligible, आइडियल मानना है एज कम्पेयर टू लोड्स, फिक्शन इज एबसेंट, m1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 kg, m2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg, और फोर्स F का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन, देन एक्सेलरेशन ऑफ पुली A,
हमें बताना है। तो इस फोर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन, और क्योंकि पुली आइडियल है तो दोनों रस्सियों में टेंशन कितना कितना हो जाएगा, 10 उसका आधा, तो यहाँ पे भी ये 10, इधर नीचे m1 कितना लग रहा है हमारे पास 1 kg, तो 1 इंटू जी ग्रेविटी का फोर्स, तो 10 न्यूटन ग्रेविटी का इस पर लग जाएगा, इस पर m2 2 kg मतलब 20 न्यूटन लग जाएगा। तो मैं दोनों का एक्सेलेरेशन निकाल सकता हूँ, ये 10 तो इस पर 20 न्यूटन लग गया ऊपर, तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर आ गया a1, इसका एक्सेलेरेशन नीचे आ गया a2। ओके, तो a1 कितना हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू a1, NLM का इक्वेशन 20 माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू a1, तो a1 आ गया मेरे पास 20 माइनस 10 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे मैं इसके लिए लिखूँ तो 20 माइनस 10 इक्वल टू m2 इंटू a2, तो m2 कितना है 2 इंटू a2, तो यहाँ से a2 आ जाएगा हमारे पास 25, 10/2 तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लेकिन हमसे पूछा इस पुली का एक्सेलेरेशन, तो इस पुली का एक्सेलेरेशन हम कैसे निकालेंगे, वही स्ट्रिंग कांस्टेंट, मीन्स स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या रहता है कांस्टेंट। तो यही कंसेप्ट हमें लगाना होगा अगर मुझे ए पुली का एक्सेलेरेशन निकालना है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ये ऐसे पुली, तो ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है 5 से और ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा था 10 से, है ना, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पुली का एक्सेलेरेशन निकालना है हमें, तो मैं मान लेता हूँ ए है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से देखें तो ये इसका लेंथ यहाँ से चेंज नहीं होता, ये पुली ऊपर जाएगी तो लेंथ यहाँ भी कम होगी यहाँ भी कम होगी, तो -10 ये पुली ऊपर जा रहा है ए से, तो ये लेंथ बढ़ेगा ये लेंथ भी बढ़ेगा, तो प्लस ए, ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है तो ये भी लेंथ को बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो +5, लेकिन रस्सी की टोटल लेंथ में चेंज 0, तो ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 15, है ना, 10 10 20 + 5 15 हो गया हमारे पास, तो ए का वैल्यू आ गया 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर हम यहाँ पर मैच कराते हैं। ओके, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली कितना है x, तो वैल्यू ऑफ 2x बताना है हमें, तो ये एक्चुअल में x का वैल्यू हो गया, तो 2x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 15, है ना, तो यहाँ से हमारे पास 2x का वैल्यू आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2x का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 15, सो 15 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 13 मीटर, ये लेंथ है रोप जिसका लेंथ टोटल कितना है 13 मीटर के इक्वल दिया हुआ है, ऑन अ पैग ऑन अ वॉल पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पैग, ये फ्रिक्शनलेस है, बी फ्रिक्शन लेवल विद पैग है, तो दोनों का लेवल सेम हाइट पर है, एज शोन इन द फिगर, इफ इन द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द रोप हैंगिंग बिटवीन द पैग्स, मतलब ये वाला रोप वो कितना है 8 मीटर, द एंगल विच द रोप मेक्स विद द वॉल, तो ये वाला एंगल बताना, ये एंगल कितना बन रहा होगा, है ना, वॉल के साथ, तो 8 मीटर यहाँ पर है, तो ये टोटल 13 मीटर था हमारे पास, तो 13 मीटर था, तो बचा कितना यहाँ पे 13 - 8 मीन्स 5 मीटर के इक्वल यहाँ पे बचा हुआ है, तो इतने पार्ट का मास हो जाएगा 5 लैम्डा, अगर मैं लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी मान लेता हूँ, और इसका हो जाएगा 8 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से ये 5 लैम्डा है, तो इतने पार्ट का जो टेंशन होगा वो इसके ग्रेविटी की वजह से आएगा, कितना हो जाएगा 5 लैम्डा जी, और वही टेंशन यहाँ पे इसको ऐसे बैलेंस कर रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा सिमेट्री से, क्योंकि रोप तो सिमेट्रिकल रहने वाली है। तो टी का एक कंपोनेंट इधर आने वाला है, कितना हो जाएगा ये टी कॉस थीटा, सेम यहाँ पर भी टी ऐसे लग रहा होगा, तो उसका भी इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा, तो ये दोनों टी कॉस थीटा मिलकर इतने पार्ट के वेट को क्या कर लेंगे बैलेंस कर लेंगे, और दोनों टेंशन सेम क्यों है, क्योंकि ये वाला सिस्टम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है, तो टी का ये वाला कंपोनेंट और टी का ये कंपोनेंट कैंसिल होना चाहिए, इसलिए टेंशन भी सेम होगा यहाँ पर, है ना। तो टी कॉस थीटा दोनों मिलके इतने पार्ट के वेट को बैलेंस करेंगे, तो नेट फोर्स कितना हो गया ऊपर की तरफ 2t कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा 8 लैम्डा जी के इक्वल, तो 2t कॉस थीटा ये बैलेंस करा 8 लैम्डा जी को,
और यहाँ से हम देखें टी किसको बैलेंस कर रहा है, ये वाला टी किसकी वजह से आ रहा है, 5 लैम्डा जी की वजह से। तो जो टी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा जी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 2 इंटू 5 लैम्डा जी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 8 लैम्डा जी। तो लैम्डा जी तो कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा आ गया मेरे पास 8/10 या 4/5। और 4/5 का मतलब एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 37 डिग्री। तो जो रोप है हैंगिंग पार्ट वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा, 37 डिग्री मीन्स दिस वैल्यू। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या बोला गया है, द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स एंड वेजेस ऑल ऑफ सेम मास। तो सबका मास सेम दिया हुआ है, तो ये ब्लॉक्स है, ये वेज है हमारे पास, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो सारी सर्फेसेस स्मूथ हैं, तो यहाँ पे ये भी चलेगा, सी भी चलेगा, बी भी चलेगा, ए भी चलेगा, और तीनों का मास सेम है। तो हमें इनके एक्सीलरेशन के बारे में बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो एक्सीलरेशन कितना कितना होगा वो हमें देखना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो इस वाले ब्लॉक को अगर देखा जाए तो ये इधर ही मूव करेगा। तो मैंने मान लिया ये कितने से मूव कर रहा है, A1 से, है ना। और ये वाला ब्लॉक इस पर इधर नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसे, ये नॉर्मल मैंने मान लिया N1, और ये एंगल है 45 डिग्री। तो नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, यही इस वाले वेज को, सी वाले वेज को इधर मूव कराएगा। तो ये N1 का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, तो N1/√2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि N1/√2 ही इसको मूव करा रहा, तो M इंटू A1, या N1 में क्या लिख सकता हूँ, √2M A1। ये तो इस वाले वेज से आ गई इक्वेशन, है ना। अब इसके रेस्पेक्ट में इस वाले वेज को देखता हूँ मैं, क्योंकि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो ये अब इसके ऊपर तो ऐसे फिसलेगा, लेकिन ये खुद आगे जा रहा है, तो ग्राउंड के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन कुछ डिफरेंट होगा, है ना, जो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। लेकिन अगर इसको रोक दूँ तो ये इसके लिए ऐसे ही जा रहा होगा। तो मैं इसी के फ्रेम में देख रहा हूँ, सी के फ्रेम में, है ना। तो विद रेस्पेक्ट टू सी, है ना, ये वाला जो नीचे वाला वेज है वो सी था हमारे पास, तो इसके फ्रेम में देख रहा हूँ मैं बी को। तो बी पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ ऊपर से ये ऊपर वाला ए ब्लॉक इस पर N2 लगा रहा होगा फोर्स, है ना। और यहाँ से लग गया N1, एक्शन रिएक्शन दोनों के बीच में, इसने इस पर N1 लगाया तो ये भी इस पर N1 लगा देगा, प्लस इसका mg खुद का वो नीचे लग रहा होगा। और क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू सी देख रहे हैं, तो सी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये इस पर स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। कितना मास, तो इसका एक्सीलरेशन इसका मतलब A1, तो ये स्यूडो फोर्स लग गया, ठीक है। और इन दोनों इसके रेस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा कितने से, A2 से। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो पहले तो इंक्लाइन के अलॉन्ग ही लिख लेता हूँ। तो N2 और mg दोनों इधर लग रहे हैं और ma भी इधर, तो N2 mg का इंक्लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, N2 + mg। और ये 45 डिग्री एंगल है, तो cos 45 मीन्स 1/√2। ऐसे ma का भी इधर कंपोनेंट, इस नॉर्मल का तो आ नहीं सकता क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ma1 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, /√2। तो ये भी ऐड ही होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन भी इधर ही आ रहा है, तो ma1/√2। तो ये तीनों मिलके इसको इधर एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, मास इंटू A2, ये इसका A2 इधर जो लग रहा है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, N2 + mg + ma1 = ma2 इंटू √2, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। प्लस ये बैलेंस भी है इस डायरेक्शन में, इसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। तो N2 का इधर कंपोनेंट और ma1 का इधर कंपोनेंट, तो ये अपोजिट आ जाएगा mg का ये कंपोनेंट। तो 45 डिग्री एंगल है, तो सारे कंपोनेंट /√2 आएंगे। तो N2 का ये वाला कंपोनेंट, तो N2/√2, ma1 का ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा तो माइनस, और N1 तो इधर लग ही रहा है, तो प्लस नहीं माइनस N1, क्योंकि इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, और mg का ये कंपोनेंट, तो ये भी प्लस आ जाएगा mg/√2। नेट फोर्स क्या हो गया इस डायरेक्शन में, 0, क्योंकि अगर ये रुका हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में नहीं चल सकता, केवल इधर चल सकता है ओनली। तो ये हो जाएगा हमारे पास
N2 प्लस mg माइनस ma1 इक्वल टू √2 n1। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया हमारे पास। ओके, तो n1 n2 a1 a2 4 अननोन है अभी हमारे पास, लेकिन इक्वेशन कितनी आई है 3। तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो वो इक्वेशन कहाँ से आएगी, इस वाले ब्लॉक ए से, एम से। तो एम की बात करें तो एम के ऊपर एक तो एम जी लग रहा है ऊपर नॉर्मल n2, और नीचे क्या लग रहा होगा एम जी। ठीक है, और क्या बोला गया एम के बारे में, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो अगर ये सरफेस स्मूथ है तो ए पर हम देखें तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो इसका एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आएगा भी नहीं। और क्योंकि ये इसके साथ कांटेक्ट में चल रहा है तो जो इसका कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा वही इसका भी हो जाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन था वो हमने क्या लिखा था a2 इसके फेम में, लेकिन ग्राउंड के फेम में करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन इसमें ऐड हो जाएगा a1। लेकिन इस डायरेक्शन में a1 का कोई कंपोनेंट नहीं आना है, तो a का जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, जो कि इसकी वजह से आएगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, दोनों के कंपोनेंट सेम हो गए तो a1 का तो नहीं आना। तो a2 का ये वाला कंपोनेंट मीन्स a2 बाई √2, वही कंपोनेंट इसका भी हो जाएगा a का भी, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स ए और बी साथ साथ चल रहे हैं वाई डायरेक्शन के अलों, और ये एक्स में तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, नॉर्मल और एम जी इसको हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करा सकते। तो जो ए वाला ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन केवल नीचे की तरफ होगा, और कितना हो जाएगा a2 बाई √2 के इक्वल। तो मैं इसकी इक्वेशन क्या ले सकता हूँ, mg माइनस n2 इक्वल टू m इंटू a2 बाई √2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो 4 वेरिएबल्स 4 इक्वेशंस, इनको सॉल्व करके हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कैसे करना है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैं पहले देख लेता हूँ n2 को एलिमिनेट कर देता हूँ, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से मैं n2 को एलिमिनेट कर लेता हूँ, है ना। तो फोर्थ इक्वेशन में n2 का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा mg माइनस n2। तो n2 का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से कितना हो जाएगा, ma2 √2 माइनस ma1 माइनस mg, है ना। और ये सारी इक्वेशन पुट किया था इधर, क्या इक्वल ma2 बाई √2। m तो सब में कैंसिल ही हो गया, ये g माइनस माइनस जी, तो ये 2g माइनस a2 √2 माइनस माइनस प्लस a1 इक्वल टू ma2, m तो हटा ही दिया हमने, a2 बाई √2, इसको इधर ले आते हैं तो 2g प्लस a1, ये हो जाएगा a2 कॉमन निकाल लिया, √2 प्लस 1 बाई √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 3, तो 3a2 बाई √2। तो ये पहला इक्वेशन आ गया a1 a2 में ओनली। ओके, अब एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो अगली इक्वेशन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 3 एंड 4 से, है ना। तो मैं पहले n2 को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर 3 से 4 में, तो mg माइनस n2 कितना है हमारे पास ma2 बाई √2 प्लस n, है ना। n2 का वैल्यू यहाँ से पुट किया तो √2 n1 प्लस ma1, √2 n1 प्लस ma1 माइनस mg, है ना। ये तो n2 का वैल्यू हो गया, इक्वल टू कितना है ma2 बाई √2, ma2 बाई √2। अब यहाँ पे √2 n1 ऐसे भी एलिमिनेट करना है, तो √2 n1 पहली इक्वेशन से कितना है √2 ma1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको mg माइनस √2 हो जाएगा 2 ma1 प्लस ma1 माइनस mg इक्वल टू ma2 बाई √2। तो ये हो जाएगा mg, तो m तो सब में कैंसिल कर दो 2g, और ये हो जाएगा माइनस 3a1 इक्वल टू m तो कैंसिल ही हो गया a2 बाई √2। ये इक्वेशन नंबर बी a1 a2 में, है ना। ए और बी दो इक्वेशन आ गए a1 और a2 के लिए। तो मैं पहले a2 को एलिमिनेट कर देता हूँ, यहाँ से इसमें रख देता हूँ, तो ए और बी से, तो 2g प्लस a1 इक्वल टू 3, और a2 बाई √2 हो जाएगा यहाँ से 2g माइनस 3a1, तो ये हो गया 2g प्लस a1
इक्वल टू 6G माइनस 9A1, है ना। तो 9A1 हो गया 10A1 और ये हो जाएगा 6G माइनस 2G 4G। तो यहाँ से A1 कितना आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 2G/5, है ना। ये A1 का वैल्यू आ गया हमारे पास, मतलब AC। तो देखें तो हमें AC का वैल्यू 2G/5 ये दिया हुआ है हमें, है ना। और हमें अभी A का भी एक्सेलेरेशन निकालना है। तो A का जो एक्सेलेरेशन है वो कितना आता है, A2/√2, मतलब A2 निकालना पड़ेगा। तो A2 मैं किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लेता हूँ, इसमें पुट कर लेता हूँ। तो इसमें पुट किया मैंने A1 का वैल्यू, तो 2G माइनस 3A1, A1 कितना है 2G/5, तो ये 2G/5 इक्वल टू A2/√2, और यही आपका एक्सप्रेशन है किसका, A वाले ब्लॉक का। तो यही निकालना था हमें। तो ये हो जाएगा 5 × 2 10 माइनस 6, तो 4G/5 इक्वल टू A। तो ये हमारा A वाले ब्लॉक का एक्सप्रेशन हो गया 4G/5, और सबसे नीचे वाले ब्लॉक का C वाले ब्लॉक का हो गया 2G/5। तो मैं यहाँ से देखूँ तो AC का तो हो गया 2G/5 और A का हो गया 4G/5 के इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, स्मूथ राइट एंगल रिजिड ट्रायंगुलर फ्रेम ABC, ये फ्रेम दिया हुआ है, मेड ऑफ अ थिन रॉड इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, अ स्मॉल बिट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम कॉर्नर A, यहाँ से स्टार्ट टेक्स इक्वल टाइम टू स्लाइड डाउन द आर्म्स AB एंड AC। तो इस पे चले या इस पे चले, दोनों पे जो उसको टाइम लग रहा है यहाँ से रेस्ट से रिलीज करने के बाद वो टाइम सेम है ना। और जो BC डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है L के इक्वल। तो हमें वो टाइम का वैल्यू बताना है कितना लगेगा जो इन दोनों पार्ट में लगना चाहिए बीट को नीचे आने तक, A से C तक या A से B तक आने में। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो ये मैंने ऐसे बना लिया। ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 16 डिग्री ग्राउंड से, तो ये वाला एंगल मान लिया मैंने थीटा, है ना। और ये 90 दिया हुआ है और ये L था। तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा L cos थीटा, और ये वाला लेंथ हो जाएगा L sin थीटा के इक्वल। तो इस वाले के लिए इंक्लाइन के लिए टोटल एंगल हो जाएगा ग्राउंड से 60 + थीटा, है ना। तो इस डायरेक्शन में जो G का एक्सीलरेशन कंपोनेंट आएगा वो आएगा G sin थीटा + 16 डिग्री के इक्वल, जो इसको नीचे लेके जाएगा। ऐसे इधर वाले के लिए देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो ये 90 - थीटा + 16, तो इधर क्या बचेगा थीटा + 16। तो G का जो इधर कंपोनेंट आएगा कॉस में आएगा, तो G cos थीटा + 16। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो डिस्टेंस पता है आपको, एक्सेलरेशन पता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के S = ut + हाफ AT², तो U तो 0 इनिशियल, तो S हो जाएगा हाफ AT²। तो टाइम क्या ले सकते हो 2S/A। तो इस वाले पार्ट के लिए टाइम हो जाएगा हमारे पास 2S, S इसका लेंथ, L cos थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है इस सेक्शन में G sin थीटा + 16। ओके ना। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट के लिए S कितना है L sin थीटा, और एक्सेलरेशन कितना आया इस डायरेक्शन में G cos थीटा + 16, G cos थीटा + 16। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 12/G तो कैंसिल, और ये बन जाएगा आपका cos थीटा × cos थीटा + 16 डिग्री इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा sin थीटा + 16। तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और cos A cos B माइनस sin A sin B इक्वल टू 0। तो cos A cos B माइनस sin A sin B को मैं ले सकता हूँ cos A + B, तो थीटा + थीटा + 16 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 थीटा + 16 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 थीटा + 16 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाना चाहिए हमारे पास, ये हो जाएगा 74/2 मीन्स 37 डिग्री। तो ये थीटा का वैल्यू आ गया। और लेकिन हमसे थीटा तो नहीं पूछा है, हमसे पूछा था टाइम। तो टाइम का एक्सप्रेशन इनमें से कोई सा भी हम ले लेते हैं, या तो ये वाला या ये वाला। तो मैं ये ले लेता हूँ, है ना। तो टाइम हो जाएगा हमारे पास √12 cos थीटा
तो cos 37 डिग्री अपॉन g sin थीटा प्लस 16, g sin थीटा प्लस 16 डिग्री। ओके, तो ये हो गया sin 53 डिग्री, ये हो गया हमारे पास cos 37। दोनों का वैल्यू सेम है तो इससे ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, तो टाइम का वैल्यू बचेगा हमारे पास √12/g। ये हमारा टाइम हो जाएगा दोनों केसेस के लिए। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में हम, तो ऑप्शन में 12/g मीन्स थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो आज के लिए NLM में फिजिक्स में इतने ही क्वेश्चंस थे एडवांस पैटर्न के। बाकी के अदर टॉपिक्स के लिए, गुड क्वेश्चंस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसका और अधिक फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।